Good afternoon, everyone. Okay. बैकग्राउंड थोड़ा सा बदला हुआ है, आज बदल के रखा है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब चैप्टर 4 हमने पढ़ा था तब आई यूज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ टेक्स्ट बुक इंसर्टेड विद इन द पीपीटी स्लाइड्स, बट ये एआई जनरेटेड है जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो स्लाइड्स पूरी, तो उसमें टेक्स्ट बुक का कंटेंट एडिशनली ऐड नहीं कर चुका था मैं जब मैंने बनाई उसके बाद। तो आज टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपके सामने एक बार गो थ्रू करवा देता हूं कि कितना हमने कब कवर किया है एंड कितना अभी बाकी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। सो चैप्टर नंबर 5 जब हमने स्टार्ट किया था तब राइट इनिशियल जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन ही है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है एंड किससे बना है, दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लाइक दैट, राइट। तो वो सब इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करने के बाद अबाउट डीएनए दे हैव एक्सप्लेन द डिटेल्स, जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम कि डीएनए क्या है एंड जब डीएनए बनता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो ये सब उसका जो डिटेलिंग है वो ऑलरेडी हम उसको डिस्कशन में ले चुके हैं। सो ये पॉलीमराइजेशन का पार्ट है उसका, जो यहाँ पर दिया गया है विथ द डायग्राम। ओके, नाउ कम्स कि डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो दिया गया है वो ये है कि स्टेबिलिटी कैसे उसको मिली है, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स प्रोवाइडिंग फर्दर स्टेबिलिटी टू डीएनए, रादर इट वाज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए बिकॉज आरएनए अनस्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल मटेरियल है। स्टेबिलिटी क्यों मिली है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। ये अपना सेंट्रल डोग्मा वाला पार्ट, राइट, जो हमने 3-4 बार सक्सेसिवली हमने रिकवर किया है इनको। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए जब न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल पैक होता है, उसको हम रखते हैं पैक करके, तो कैसे वो पैकेजिंग होता है। सो न्यूक्लियोसोम से लेके जेनेटिक मटेरियल मींस क्रोमेटिन के 2 कंपोनेंट, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, बाद में उसका कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम जो बनता है। सो वो सब बात हमने यहाँ पर की थी। सो बिड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल ऑफ क्रोमेटिन वो हमने डिस्कशन में लिया था जब ओके। अब हिस्टोरिकल बात कि जब किसी को शायद पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या, उसको वो वर्ड एग्जिस्ट जब नहीं था, तो उस टाइम की हिस्टोरिकल बातें यहाँ पर शेयर करी है कि इन द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल कि कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो शायद मेंडल ने कहा था कि एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो क्या वो मटेरियल था। बिकॉज जब एसेंशियली उसको न्यूक्लियस से अलग किया गया तो उसमें 3 चीजें मिली, डीएनए भी मिला, आरएनए भी मिला, प्रोटीन भी मिला। तो इनफैक्ट तीनों में से कौन सा ये मटेरियल है जो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी के लिए एंड एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर ये हिस्टोरिकल बात जो है 3-4 अलग अलग टाइप के हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जो बात करी थी वो सब यहाँ पर है। आई होप यू आर रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशंस, है ना। ओके, ये वो हर्सी एंड चेज वाला एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि अगर कोई केमिकल को जेनेटिक मटेरियल ही होना है तो बेसिक प्रॉपर्टीज व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड कि डीएनए के पास जो है आरएनए के पास नहीं है, उसका जो हमने कंपैरिजन टेबल बनाया था ब्ला ब्ला, है ना। सो वो सब चीज यहाँ पर है जहां पर हमने कंपेयर किया था डीएनए एंड आरएनए को 5 पॉइंट से डिफरेंस करके। ओके, नेक्स्ट कम्स द आरएनए वर्ल्ड कि आरएनए वाज द प्री हिस्टोरिक काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसमें से
मॉडिफाई होकर डीएनए बना है तो क्या क्या उसमें चेंज हुए, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट हुई, राइट, और कौन से सेल में वो बना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। आरएनए वर्ल्ड में आरएनए कितने कितने टाइप्स के हैं, आरएनए कहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से टाइप के रिएक्शन में, वो सब वहां पर हमने डिस्कशन में लिया था उस टाइम पर। उसके बाद हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो है ये रेप्लिकेशन वाला पॉइंट, जिसमें वॉटसन एंड क्रिक का ये डबल हेलिकल लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मेथड की जो बात है वो यहाँ पर रखी है उसने। उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, ये भी हमने कर लिया है ऑलरेडी कवर। और बाद में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, उस रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन से टाइप के एंजाइम्स एंड कौन से टाइप की मैकेनिज्म अप्लाई होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करिए। वो रेप्लिकेशन फोर्क वाला मॉडल जो था, है ना। ऑलराइट, इसके बाद आया अपना सेकंड इवेंट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अभी तो हम ट्रांसलेशन में हैं, लेकिन उसके पहले हमने जो सीखा था वो था ट्रांसक्रिप्शन। सो पहले दिया है ट्रांसक्रिप्शन है क्या, बाद में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसके 3 कंपोनेंट थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड द टर्मिनेटर रीजन, राइट। सो वही डायग्राम जो हमने उसमें ऐड करी थी आई थिंक मैंने, है ना। सो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे शो करा गया है। बाद में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन को कंपेयर किया जो हमने करा था उस टाइम पर 2 लेक्चर के पहले, ये पॉइंट आई थिंक सो, मोनोसिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन के बारे में जब बात करी थी। ओके, नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में उसका रोल क्या है विथ रेफरेंस टू सबसे पहले पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, राइट। तो पहला जो अपना जीन है यहाँ पर वो प्रोकैरियोटिक कैसे होता है, उसके बाद हमको जाना है मोनोसिस्ट्रोनिक में, जहां पर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे ये प्रोसेस होती है। तो उसमें एडिशनली प्रोसेसिंग का जो पार्ट था जिसमें आया था स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग का मैकेनिज्म, तो वो हमने जो डिस्कशन में लिया था वो ये पार्ट है। यस, एक पार्ट मैंने बोला था कि मैंने लिया नहीं था, वो टाइप्स ऑफ आरएनए वाला, वो इधर मेरे को याद आ गया तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है। अपने पास 3 आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए के लिए है। किसके लिए है? आरएनए के लिए। तीन टाइप के आरएनए है उसमें, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक है 28S आरएनए, एक है 18S आरएनए एंड एक है 5.8S आरएनए। एक काम करता हूं, ये यहीं पे हम लिख लेते हैं ताकि बाद में मुझे याद नहीं करना पड़े। ओके, एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, ये अपना है टीआरएनए वाला। 3 टाइप के टीआरएनए है उसमें, 20S, 28S, 18S टीआरएनए एंड 5.8S, राइट। तो ये है आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा है अपने पास आरएनए पॉलीमरेज 3।
तो आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनएस, लेकिन वो टीआरएनए अलग है, सॉरी ये आरआरएनए है। आई थिंक ये आरआरएनए था ना पहला वाला। ओके गया ये है टीआरएनए वाला। अब टीआरएनए देखिए, टीआरएनए भी है प्लस दूसरा है 5SRRNA, 5SRRNA एंड तीसरा है SNRNA। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहां पर आया था, किसी को याद है? यस पूछ सेंटर। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल है वो, है ना। सो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन भी है, फुल फॉर्म भी है और इंपॉर्टेंस भी है, तो दोनों अलग अलग जगह पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, जो आपको कोरिलेट करके याद रखना पड़ेगा। ऑल राइट, द आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA मींस HNRNA, ये है HNRNA। तो ये इन शॉर्ट mRNA। तो तीनों देखिए, एक आरआरएनए के लिए है, एक mRNA के लिए है और एक टीआरएनए के लिए है। तीनों के लिए अलग अलग है हमारे पास, है ना। तो ये आप एक जरा अलग से अलग से मीन्स टेक्स्ट बुक का ही कंपोनेंट है, लेकिन उसको याद इंपॉर्टेंटली रखना पड़ेगा, है ना। तो ये एक विदाउट फेल आपको आपकी दिमाग की टेक्स्ट बुक के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। पॉलीमरेज 1 है वो आरआरएनए के लिए है, 2 है वो mRNA के लिए है और 3 है वो टीआरएनए के लिए है। रेडी, रह जाएगा याद? ओके, तो हमें सीक्वेंस कैसे याद रखनी है? RMT 1 2 3 RMT, आरआरएनए, mRNA, टीआरएनए, सिंपल। तो ये आपको इजी रहेगा थोड़ा याद रखना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक कोड, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जेनेटिक कोड के जनरल फीचर्स, उसके जिस हिसाब से टेबल बना वो स्ट्रक्चर टेबल का, एंड साइलेंट फीचर्स, एंड बाद में किस हिसाब से उसका जो रिलेशन है म्यूटेशन के साथ है, तो पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल यहाँ पर शेयर करा था हमने, अलग तरीके से सीखा था, है ना। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, तो वो टीआरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे है एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि ट्रांसलेशन है क्या। तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो हम अब समझने वाले हैं। तो आज हमारे जो देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। सो लेट मी बिगिन विद दैट। This was the last discussion what we have made, right? और उसको हमने यहाँ पर ऐसे सीखा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है वो किस किस चीज़ों से बना होता है। सो ट्रांसलेशन यूनिट के दो कंपोनेंट है, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन और अनट्रांसलेटेड रीजन, एंड ट्रांसलेशन का जो होता है वो रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है दोनों साइड होता है,
5 प्राइम एंड में भी होता है, 3 प्राइम एंड में भी होता है। वेयर एज ट्रांसलेशन रीजन को हमने 3 पार्ट में, 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, इनिशिएशन रीजन, कोडिंग रीजन एंड स्टॉप रीजन। फाइन। सो वो कैसे काम करते, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। अब फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। सो लेट अस बिगिन विथ द स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेसेस। हमें प्रोसेस के बारे में बात करनी है अब। तो यहां पर कट कॉपी पेस्ट करना है हमको। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रोसेस इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो वहां पर भी 3 स्टेज थे, यहां पर भी 3 स्टेज है। सो स्टेज नंबर 1 जो है उसका नाम मैंने दिया है यहां पर इनिशिएशन, जो कि सेम है। स्टेप नंबर 2 का मैंने यहां पर नाम दिया है इलोंगेशन, जो कि सेम है। एंड प्रोसेस नंबर 3 का नाम दिया है टर्मिनेशन, जो कि सेम है। राइट? तो तीनों के तीनों स्टेप सेम है। ओके। अब ये 3 स्टेप कौन कौन करेगा? तो ये करेंगे, ये करेगा इनिशिएशन, ये करेगा इलोंगेशन। और ये करेगा टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा एंड रो 2 फैक्टर्स थे। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता था, रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। याद आ गया ऐसा कुछ? ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द थिंग इज गिवन हियर। सो लेट अस बिगिन विथ स्टेप नंबर 1 कॉल्ड इनिशिएशन। देखिए, राइबोसोमल सब यूनिट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, बाइंड टू द इनिशिएशन कोडोन। शुरुआत यहां से होती है। इनिशिएशन कोडोन कौन सा है? AUG, मिथियोनिन वाला। रेडी? तो चलिए मैं यहां पर वो कोडोन की एक लिस्ट बनाता हूं। ये mRNA है, से फॉर एग्जांपल, है ना, ये अपना mRNA है, ऐसा समझ ले। अब उसके ऊपर एक कोडोन है यहां पर, ये फर्स्ट कोडोन है, ऐसा हम समझ लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट कोडोन, राइट? दिस इज सेकेंड कोडोन, दिस इज थर्ड कोडोन, दिस इज फोर्थ कोडोन, लाइकवाइज। फाइन। तो लार्ज सब यूनिट जो है, लार्ज सब यूनिट वो बाइंड होना है यहां पर। से फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। तो राइबोसोम का ऊपर लार्ज सब यूनिट, नीचे स्मॉल सब यूनिट, और बीच में से शेरडी का सीसोड़ा देखा है? बस एग्जैक्टली शेरडी बीच में डालते हो तो जैसे रस निकलता है, शेरडी का छोतरा बाहर निकल जाता है, सेम टू सेम यहां से आप mRNA को डालोगे ना, तो mRNA का छोतरा ऐसा निकल जाएगा और यहां से रस स्वरूप प्रोटीन निकल जाएगा। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है ना? तो दोनों के बीच में से उसको पास होना है। अब एक मैकेनिज्म तो नहीं, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें याद रखना है, ये जो लार्ज सब यूनिट है ना, उसके पास 3 रीजन है। एक रीजन बीच में है, एक रीजन राइट हैंड साइड में है, और एक रीजन लेफ्ट हैंड साइड में है। ऐसा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ है, ऐसा ओपन है। ये है रीजन P, ये है रीजन A, एंड ये है रीजन E। किसको याद है? ये 3 रीजन होते हैं राइबोसोम के ऊपर, जो tRNA को प्लेसमेंट देते हैं। याद आ गया?
तो मैंने उसका सरनामा दिया, आपको एड्रेस दिया कि कौन सा पार्ट कहां पर होता है। चलो ये समझ में आ गई बात। अब आरआरएनए के लिए उसको एक प्लेस देनी पड़ेगी, वो ये यहां पर है, ये आरआरएनए की प्लेस है, यहां पर आरआरएनए रहता है ना। ये 2 मंजिला इमारत है, डबल स्टोरीड बिल्डिंग है। ऊपर का माड़ा पूरा आरआरएनए का है, नीचे का माड़ा टीआरएनए के लिए रिजर्व्ड है, 3 बेडरूम। ऊपर का 1 बड़ा सा जो मास्टर बेडरूम है वो आरआरएनए का है, नीचे के 3 छोटे छोटे बेडरूम है वो टीआरएनए के हैं। समझ में आ गई बात। रहोड़ा नीचे है, स्मॉल सब यूनिट है ना। तो ये स्ट्रक्चर अपना हो गया राइबोसोम का, है ना। तो चलिए ऐसे इनिशियल जो पॉइंट होता है सबसे पहला AUG वाला, AUG, वहां पर ये सब यूनिट जो राइबोसोम के हैं दोनों, वो ऐसे ज्वाइंट होते हैं, यहां से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर आपको कोई बुरा नहीं लग रहा होता है तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं, प्रोसेस को समझना। ओके, द टर्मिनेटर tRNA विथ मिथियोनिन, याद आ गया। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड प्लेस करना है उसका नाम है मिथियोनिन। उसको लेकर आने वाला जो आरएनए है ना, tRNA, उसको हम बोलेंगे इनिशिएटर tRNA। क्या बोलेंगे? इनिशिएटर tRNA। इनिशिएटर tRNA का एक स्पेसिफिक एंटीकोडन है, क्या है वो? पूछ। गुड, UAC वाला, तो वो है इनिशिएटर tRNA। अब वो बैठेगा कहां पर? इट इज अ रूल कि इनिशिएटर tRNA आके बैठेगा, उसका जो आसन है वो आसन ये है P। तो मैं उसको P पर बिठाता हूं। देखिए ये है वो tRNA और ये है अपना मिथियोनिन। ये मिथियोनिन हो गया ऊपर। ओके, तो ये जब ज्वाइंट हुआ तो ज्वाइंट किसके साथ होगा? इसके साथ। कोडोन एंटीकोडोन का ज्वाइंट होगा। रेडी? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट। अब क्या होगा? ये प्रोसेस को करने के लिए उसको हेल्प चाहिए होगी, फ्री में नहीं हो जाएगा, फैक्टर की। सिग्मा फैक्टर कैसे ट्रांसक्रिप्शन में था, तो ट्रांसलेशन में भी फैक्टर है, राइट। तो उसमें हमें चाहिए इनिशिएशन फैक्टर्स। हमें मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, राइट। सो इनिशिएशन फैक्टर ELF बोलते हैं उसको। अब प्रोकैरियोट में नहीं चाहिए, क्यों? प्रोकैरियोट में RNA खुद ही वो बाजी मार लेता है, जिसको हमने बोला था राइबोजाइम। क्या बोला था? राइबोजाइम। वो खुद ही अपने आप कर लेगा। हमारे में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए हमारे में नहीं चलता है, तो हमारे में उसको इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होती है। चलिए, आप सबको कंप्लीटली समझ आ गई फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में जिस पार्ट का, जिस साइट का इंपॉर्टेंस है वो है ए साइट। ये जो सबसे पहला था वो कहां पे बैठा था? P। सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा, फिफ्थ नंबर पे आएगा, अनटिल लास्ट स्टॉप कोडॉन। जो भी आएंगे वो सब कहां पे बैठेंगे? ए साइट पर। कैसे बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, कब बैठेंगे, समझाता हूं। तो ये तो था फर्स्ट नंबर वाला, जिसको हमने ऑलरेडी यहां पर बिठा दिया है। अब आएगा सेकंड नंबर वाला, जो आएगा इसके बाद। फर्स्ट
बैठ गया, सेकंड अब आया, चलिए बिठा देते हैं उनको भी। तो सेकंड नंबर वाला जो है वो आकर यहां पे बैठा है, ये रहा, राइट, यहां पर बैठा है, ये यहां पे ज्वाइंट हुआ है। अब इसके पास भी एक अमाइनो एसिड है। रेडी, समझ में आ गई बात? अब हमें तो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना है, राइट, तो ये बॉन्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आरएनए, और वो इनिशिएटर फैक्टर, वो सब मिलके वो काम कर देंगे, राइट। जब ये बॉन्ड बन गया तो अब इसको पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। तो ये भाई यहां से चटक जाएंगे। लेकिन जैसे ये बॉन्ड बना, अब होगा क्या नेक्स्ट? तो ये पूरा माचड़ा जो है ना, एक फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक फ्रेम शिफ्ट होगा, मींस यहां से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और ये छोटा सा यूनिट यहां पे ऐसे आ जाएगा, एक स्टेप आगे चला गया। ये फर्स्ट नंबर वाला था, वो इसके आगे कुछ नहीं था, देखिए। तो अब ये ई जो है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, अब ये ई यहां पर आ गया है। ई के नीचे 1 वाला है, पी के नीचे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा यहां पर। सो एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये जो हो गया ना, ये ई हो गया। अब ये ई है, ये पी है और ये ए है। समझ में आ गई बात? एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ जाएगा। रेडी? तो अब ये जो छुट्टा पड़ा हुआ था ना, यहां से उसको छुट्टा पाड़ दिया। छुट्टा पाड़ने के बाद यहां पर जो गैप था, ये गैप यहां पर है, ये गैप अब यहां पर है, राइट। तो ये गैप से वो बाहर निकल जाएगा। कौन? ये टीआरएनए जो लेके आया था मिथियोनिन को, अब वो फ्री है, अब वो बाहर निकल जाए। इसलिए तो उसको एग्जिट साइट बोला था हमने, ई साइट। समझ में आ गई बात? यस और नो? गुड। अब 2 के बाद तीसरे का नंबर, तीसरा नंबर कहां पर ऐड होगा? साइट ए पर। प्रोसेस रिपीट होगी, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फ्रेम शिफ्ट होगा, राइबोसोम शिफ्ट होता है नेक्स्ट पर। तो ये जो है, ये पहले निकला था, ये उसके बाद निकलेगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म। क्लियर हो गई मैटर? यस और नो? इतने डिटेलिंग में यहां पर एक्सप्लेन नहीं है, थोड़ा सा दिया है, बट आपको मैंने स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस समझाया है, जो आपको रखना पड़ेगा याद, राइट? क्योंकि रिटर्न नहीं है कहीं पर इतना डिटेल में। हाँ, इंफॉर्मेशन एक एक सेंटेंस में दी गई है। देखिए, मैं रीड करता हूं आपके लिए। अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना है वो, एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट्स। जैसे जैसे 1 by 1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लंबी होती जाएगी। राइबोसोम मूव फ्रॉम वन कोडोन टूवर्ड्स द 3 प्राइम डायरेक्शन। ये आपको खास याद रखना है। ये mRNA की 5 प्राइम एंड है और ये mRNA की 3 प्राइम एंड है। तो एक स्टेप खसकेगा, कौन सी डायरेक्शन में? टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड, वो खिसकता है 1 स्टेप। सो राइबोसोम मूव्स 1 कोडोन इन 3 प्राइम डायरेक्शन, causing empty tRNA। ये जो empty tRNA था, क्योंकि यहां पर तो वो बन गया है बॉन्ड, तो ये तो खाली हो गया। causing the empty tRNA to exit from E site, E site से वो एग्जिट कर सके, ये इसलिए व्यवस्था करी गई है ना। एंड अ न्यू अमाइनो एसाइल tRNA टू एंटर एट ए साइट। ए साइट को भी खाली करना है और जो खाली हुआ टीआरएनए है उसको बाहर निकालना है, तो एग्जिट पे उसको लेके जाने का है।
इसलिए उसको एक शिफ्ट फ्रेम में करना पड़ा, राइट। 1 कोडॉन उसको शिफ्ट होना पड़ा टुवर्ड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। चलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट, तो mRNA की 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ये mRNA है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यू प्रोटीन भी सिंथेसिस होगी। क्लियर हो रहा है? यस और नो? ऑल राइट। थर्ड जो उसका एसेंशियल स्टेप है, जो कि है टर्मिनेशन। तो लास्ट जो कोड है वो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं उसके पास, जिसको हमने बोला था स्टॉप कोडॉन यानी कि नॉनसेंस कोडॉन। जो 3 थे, UAA थे, एक UAG था सेकंड, एंड UGA था थर्ड। 3 में से कोई भी अगर एक वहां पर कोडॉन है, उसका मतलब यहां पे वो प्रोसेस खत्म करनी है, राइट। तो उसके बाद वहां पे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, तो उस प्रोसेस को हम उस स्टेप को हम बोलेंगे टर्मिनेशन स्टेप। सो व्हेन द रिबोसोम्स रीचेस टू द स्टॉप कोडॉन, जब रीचेस टू स्टॉप कोडॉन के ऊपर जब पहुंच जाता है, तो अगेन वी रिक्वायर्स वन मोर फैक्टर टू फिनिश द प्रोसेस, वो है द रिलीज फैक्टर। क्या नाम है उसका? रिलीज फैक्टर। यहां पे क्या था? इनिशिएशन फैक्टर। यहां पे क्या है? रिलीज फैक्टर। तो रिलीज फैक्टर है वो उसके साथ बाइंड होता है। किसके साथ बाइंड होगा? राइबोसोम के पास, है ना। किसके साथ? राइबोसोम के साथ। द पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड फ्रॉम लास्ट टीआरएनए। जो लास्ट टीआरएनए था वहां से वो पॉलीपेप्टाइड को उखाड़कर फ्री कर देगा कि चलो आपका काम खत्म हो गया। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। जो नई बनी हुई प्रोटीन की चेन है उसको वहां से डिटैच कर देता है। कौन? रिलीज फैक्टर। डिटैच करना मतलब रिलीज करना, वो रिलीज कर देता है प्रोटीन को वहां से। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए उसका नाम पड़ा है रिलीज फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर नाम नहीं दिया उसको, क्या नाम दिया है? रिलीज फैक्टर। क्यों? वो प्रोटीन को वहां से फ्री करता है, रिलीज करता है, इसलिए। रेडी? ओके। राइबोसोम के अब जो 2 सब यूनिट आके जुड़े थे इनिशिएशन प्रोसेस में, उसको भी वो डिटैच करके रिलीज कर देता है कि आप भी जाओ, आपका भी काम खत्म। समझ में आ रही है बात? घर में जब शादी या कोई छोटा मोटा त्योहार होता है और प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है, तब वो थाड़ी वाट के गण गण के वो रखने होते हैं ना वापस, बस वैसा काम है। शादी खत्म, शादी की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे शादी खत्म होगी, अब सब जाओ अपने अपने घर, है ना। तो यहाँ पे पहले प्रोटीन जो बना उसको रिलीज किया, बाद में जो सब यूनिट थे राइबोसोम के उसको बोला कि आप भी जाओ, अब खाना बना खाओ, घर पे जाके सो जाओ, आराम करो, तुम तारे नेक्स्ट प्रोसेस की शुरू करो, है ना। सो उसको भी वो रिलीज कर देता है यहाँ पर। तो ये हुआ अपना पूरा ट्रांसलेशन की प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं ना शॉर्टेस्ट मोस्ट एंड स्वीटेस्ट मोड डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर खास करके इलोंगेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। वो दोनों तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बट यहां पर जो अपने को याद रखने की मैटर है वो एक तो ये 3 साइट्स है, साइट P, साइट A एंड साइट E। बाद में वो जो स्टेप वाइज जो उसका मूवमेंट है, किसका? राइबोसोम का, फ्रॉम 5 प्राइम टू A प्राइम शिफ्ट होता है, एक एक कोड शिफ्ट होता है, राइट। ये एक मैकेनिज्म आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, है ना। ओके, अगर आपको कोई डाउट है यहां पर हमने जो पूरी प्रोसेस इनिशिएशन, इलोंगेशन या टर्मिनेशन में कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। चलिए, तो मैं एक नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊं। ओके, ट्रांसलेशन
कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज 5 स्टेप में डिस्क्राइब किया है, राइट। तो ये उसकी डायग्राम है एक्चुअल में, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर जो नीचे दिया गया है कि उसमें का क्या क्या होता है। हम ईच स्टेप मैं बोलूंगा, आप थम्स अप करोगे अगर पता है तो, राइट। पहले क्या होता है देखिए, mRNA रीड बाय राइबोसोम, राइट, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है रिबोसोम उसको रीड करता है, 5 प्राइम से शुरू करता है, 3 प्राइम तक आगे जाता है, 1 बाय 1। यस और नो? ओके। पॉइंट नंबर 2, mRNA के ऊपर कौन है? कोडोन्स। हर एक कोडोन 3-3 न्यूक्लियोटाइड से आता है, राइट। एंड वो जो रीड करने की बात करी थी, रीड करने की, कौन रीड करता है? तो वो जो रीड करने की बात है, तो आर रीड टू ब्रिंग देयर करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड। कौन रीड करता है? टीआरएनए रीड करता है। कौन? टीआरएनए। क्यों रीड करता है? अमाइनो एसिड को इसी के हिसाब से तो लाना है ना भाई। रेडी? पता है आपको? ओके, गुड। अब टीआरएनए का कौन सा पार्ट है जो वो रीड करेगा? तो उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन है। क्या है? एंटीकोडोन। किसके पास है? टीआरएनए के पास है। तो टीआरएनए का एंटीकोडोन रीड करता है। थम्स अप। ओके। 4th पॉइंट, अब राइबोसोम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे इनिशिएशन टीआरएनए आया, उसके बाद सेकंड जो आया तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। बाद में फर्स्ट निकल गया, थर्ड आ गया, सेकंड और थर्ड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सेकंड निकल गया, फोर्थ आ गया, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरआरएनए की। आरआरएनए किसका कंपोनेंट है? राइबोसोम का। तो राइबोसोम वो फैसिलिटी देता है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड बना सके इजीली। लास्ट, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अनटिल स्टॉप कोडॉन। जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस चालू रहता है। डन? तो ये है पूरी डिटेल स्टोरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब हेडिंग आपका जो है दैट इज नंबर 1। 2 यहां पर वर्ड है, एक वर्ड है रेगुलेशन, दूसरा वर्ड है जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो पहले मैं जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन नहीं रिकलेक्ट करता हूं, हमको पता है वो क्या है, राइट। हमने सेंट्रल डोगमा में जो सीखा है अबाउट जीन एक्सप्रेशन इज व्हाट, कि डीएनए में से आरएनए बनता है, उसी आरएनए में से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से हम एक्सप्रेशन को एक्चुअल में करते हैं। तो एक प्रोसेस यहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन का, एक यहां पे होता है ट्रांसलेशन का। 2 प्रोसेसेस आते हैं एक्सप्रेशन में। समझ में आ गई बात? अब मुझे समझना है कि रेगुलेशन क्या है। ओके, तो रेगुलेशन के बारे में ये वर्ड तो वेरी कॉमन है। जब जब हमने बात की है कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की, तब तब रेगुलेशन वर्ड आया है, राइट। जब आप ब्रीथिंग के बारे में बात करी थी तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आया था।
आया था या नहीं आया था? राइट? जब आपने एक्सक्रीशन के बारे में बात करी थी तो वहां पर भी रेगुलेशन था। जब आपने सर्कुलेशन के बारे में बात की थी, रेगुलेशन था। राइट? सब फिजियोलॉजिकल इवेंट में रेगुलेशन होता है। ओके, ये जो रेगुलेशन है उसको करना है, ट्रू सेंस में उसका एसेंशियल मीनिंग समझना है। रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? राइट? और मुझे ये रेगुलेशन को यहां पर क्यों एंटर करना पड़ा है उसको मैं समझाता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल हमें दौड़ना आता है तो हम अभी दौड़ रहे हैं? नहीं, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। जहां जरूरत पड़े कि हम जा रहे हो शांति से एकदम, और कुत्ता हमारे सामने देखता है और कुत्ते के कान जब खड़े हो जाते हैं तो उस समय पे हमको और कुत्ते को दोनों को भागना है ना? तो तब हम खड़े नहीं रह सकते ऐसे। हम अभी जो बैठे हैं और आप ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे तब नहीं कर सकते ना, तब तो भागना होता है। तो अभी भागना नहीं है तो उसको रेगुलेट करना बोलते हैं, है ना? जैसे हमको अच्छी अच्छी श्लोक्स बोलने आते हैं ना सबको, श्लोक्स बोलने आते हैं ना सबको, लेकिन हम बोलते हैं अभी? बोल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन कोई आ जाए जो सामने मस्त, है ना, तो वो ऑटोमेटिक चेंट होना चालू हो जाते हैं, है ना? उसकी चेंटिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। सो ये रेगुलेशन है। जब आप सही फॉर एग्जांपल मंदिर में जाते हो तो वहां पे एक अलग सा माहौल बन जाता है। आप एकदम चुपचाप से खड़े रह जाते हो, तब आपको याद आ जाता है कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो। तब आपको याद आ जाता है कि आपको मार्क्स चाहिए। तब आपको याद आ जाता है कि आपको किसी की दया की जरूरत है। एंड एकदम सिंसियर स्टूडेंट होके ऐसे सामने, हे भगवान, दी 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 व्हाटसोएवर आपके दिमाग में आता है ना? तो अब वही 10 मिनट पहले जब स्ट्रीट में था तो वो एकदम अलग। मंदिर में आके रेगुलेशन हो गया, रेगुलेशन, दैट्स द रेगुलेशन। क्या इवेंट कब करनी है और वही इवेंट कब नहीं करनी है, उसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलेशन। क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। समझ में आ रही है मैटर, है ना? ये मैंने मीनिंग समझाया आपको, मीनिंग समझाया, नॉन टेक्निकली। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं लिखना है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक्स आते हैं, वो श्लोक हम जब जरूरत पड़ते हैं तभी बोलते हैं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, है ना? ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, श्लोक वाले एग्जाम्पल्स, है ना? ओके, अब बात करता हूं मैं रेगुलेशन। यहां पर जो हम उसको घुसेड़ के लेके आए हैं ना, उसकी फिजिकल प्रोसेस की बात में अब एक स्टेप अंदर घुस के मेटाबॉलिज्म में आता हूं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, माइक्रो लेवल पे है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है ना? एक होमोलॉगी बताता हूं। होमोलॉगी का मतलब है सेम टू सेम एग्जांपल। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आप अभी कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस। आप लर्निंग प्रोसेस में से अभी पास हो रहे हो, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किनका है देखिए। एक धरती मैडम आएंगे, आपकी एलटी लेंगे, आपकी WRT, आपकी मॉक्स, ये पूरा रिकॉर्ड कौन रखता है पता है? धरती मैडम के पास है। वो मुझे असिस्ट करते हैं कहां पे किसका अप हो रहा है, किसका डाउन हो रहा है, कौन कहां पर है, कौन होमवर्क नहीं करता है, कौन। अब पढ़ आप रहे हो और देखना उसे है, इसको भी रेगुलेशन बोलते हैं। पढ़ आप रहे हो, पढ़ा मैं रहा हूं, ये भी एक रेगुलेशन है ना? एक आप वहां पे बैठे बैठे मुझे सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये भी एक रेगुलेशन है।
राइट? आप घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे या तो पढ़ोगे अगेन, तो वो भी एक रेगुलेशन है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे याद तो रखनी ना, तो याद रखना भी एक रेगुलेशन का ही पार्ट है। देखिए कितने कितने अलग लेवल पर रेगुलेशन की प्रोसेस, मैटर तो एक ही है, आपकी स्टडी। अब आपकी स्टडी में कितने स्टडी कर रहे हैं, एक असिस्टेंट टीचर है, एक टीचर है, एक आपके सेंटर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके ध्यान रख रहा है, एक आप खुद ध्यान रख रहे हो अभी क्लासरूम में, एक घर जाके आप खुद ध्यान रख रहे हो, और घर पे दूसरे भी ध्यान रखने वाले हैं, पता है ना? क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? पूरे दिन सोए हुए हो, जागते नहीं हो, कितने मार्क्स आए दिखाओ मुझे। तो वो भी एक रेगुलेशन है जो आपके ऊपर कंटिन्यूअस ऐसे है ना पड़ा रहता है। और दूसरे सोसाइटी वाले आपके घर में चाय चाय करके आएंगे, पूछेंगे आपके मम्मी को चिटला भर के कि कैसा कर रहा है या तो कैसे हो रहा है पढ़ाई। वो बाजू वाले नहीं है वो सागर भाई, उसकी बेटी को तो 99 आते हैं हर एक टेस्ट में, आपके बेटे को या बेटी को, तो ये भी एक रेगुलेशन है, हिडन रेगुलेशन। अब उसका शॉट किसको लगेगा? मम्मी को, और उसकी इफेक्ट कहां पे आएगी? आपके ऊपर। रेगुलेशन है वो, है ना? हुआ है ऐसा? कभी हुआ है ना? हुआ होगा, डेफिनेटली होता है, हर एक सास भी कभी बहू थी यार, होता है। तो ये रेगुलेशन के पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टडी इज नॉट इजी प्रोसेस। तो जहां पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ना, वहां पर अलग अलग लेवल पे रेगुलेशन होता है। समझ में आ रही है बात? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जीन एक्सप्रेशन, जिसमें मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? 2 पाथवे देखिए ये रहे। तो हर एक पाथवे पे रेगुलेशन होता है उसका, एक स्टेप में रेगुलेशन नहीं होता है। उसके रेगुलेशन के लिए मम्मी पापा भी है, टीचर भी है, असिस्टेंट टीचर भी है, दोस्त लोग भी है, मोहल्ले वाले भी है, हम खुद भी है, इतने सारी जगह पर रेगुलेशन होता है। सिंगल स्टेप रेगुलेशन नहीं होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो हमें देखना है कि जिन एक्सप्रेशन में कहां कहां पर रेगुलेशन होता है, तो वो सब अब मेरे बैकग्राउंड पे है। 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, टोटल 5 लेवल पे रेगुलेशन होता है जिन एक्सप्रेशन का। कितने कितने लेवल पर होता है? 5 लेवल पर। रेडी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा यहां पर ट्रांसक्रिप्शन पर। तो मेरा सबसे पहला जो है मैटर ऑफ डिस्कशन वो है लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कंट्रोल ऑफ नंबर 1 इनिशिएशन, कंट्रोल ऑफ इलोंगेशन एंड कंट्रोल ऑफ टर्मिनेशन। इसके 3 स्टेप में, हर एक स्टेप में रेगुलेशन होता है। इनिशिएशन में कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर। इलोंगेशन में कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। रेडी? एंड टर्मिनेशन में कौन करेगा? रो फैक्टर। डन? राइट? वो नहीं होगा तो वो फैक्टर, तो वो प्रोसेस नहीं होगी, वो होगा तो होगी। तो कब करनी है कब नहीं करनी है उसके 3 लेवल है यहां पर। अगर मुझे वो प्रोसेस करनी है तो वो फैक्टर आएगा, वो नहीं करने देनी है तो वो फैक्टर मैं लाऊंगा ही नहीं, बात खत्म। कंट्रोल कर सकता हूं मैं उसको 3 जगह पर। इज इट वेरी ओके फॉर यू? समझ में आ गई ना बात पूरी? सो इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्रमोटर्स, एनहांसर्स। रेडी? एनहांसर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है इलोंगेशन प्रोसेस में, उसको एनहांसर बोलते हैं हम उसको, है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ओके, पॉइंट नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल, स्प्लिट जीन मैकेनिज्म, प्रोसेसिंग होता है, याद आ गया है ना? तो वहां पर स्प्लाइसिंग,
कैपिंग, टेलिंग, तीनों के तीनों जगह पर मेरे पास फैक्टर्स होते हैं, राइट। स्प्लाइसिंग का एक फैक्टर होता है, कैपिंग का एक फैक्टर होता है, टेलिंग का एक फैक्टर, फ्री में नहीं हो जाती है वो प्रोसेस, सभी में फैक्टर्स होते हैं, फाइन। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम द सेम आरएनए भी होता है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, वो भी हम कर सकते हैं। ये दूसरी बार आया है ये पॉइंट यहां पर, आगे भी एक बार ये पॉइंट आया था। डोंट कंपेयर इट विथ पॉलीसिस्ट्रोन एंड मोनोसिस्ट्रोन, नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं मोनोसिस्ट्रोन की ही, यूकैरियोट की, उसमें भी मल्टीपल प्रोटीन बन सकते हैं। ये पॉइंट आगे आया था, रिकॉल करवा देता हूं आपको, देखिए। यहां पर आया था ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिट जीन सिस्टम, यहां पर ये तीसरा, थर्ड जो पॉइंट था उसमें लिखा है यहां पर कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अगर मेरे यूकैरियोटिक सेल को भी एक ही एमआरएनए से 2-3 अलग अलग प्रोटीन बनाने हैं तो बना सकते हैं हम, लेकिन उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं, राइट। तो हम मल्टीपल प्रोटीन बना सकते हैं, वी आर कॉपीइंग द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉन की मैकेनिज्म को कॉपी करते हैं हम, और उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो वही पॉइंट को यहां पर हाईलाइट करा है इन लोगों ने लास्ट में, ये रहा ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो वहां पर भी हम अगर चाहिए तो कर सकते हैं ये प्रोसेस, राइट। ओके, लेवल नंबर 3, जो एमआरएनए बना है, जिस एमआरएनए को हमने बनाया है वो बना होगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यस और नो। अब उसको राइबोसोम तक लाना है, तो ये रहा वो ट्रांसपोर्ट लेवल। एमआरएनए को उठाकर न्यूक्लियस में से राइबोसोम में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी एक फैक्टर चाहिए। अगर वो फैक्टर होगा ना तो उसको ढहड़ के मैं वहां पर ले जा सकता हूं, वो फैक्टर मैं बनाऊंगा ही नहीं तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। So regulation of mRNA transport from the nucleus to the cytoplasm, sometimes preventing certain mRNA from entering the cytoplasm. जब मुझे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी तब तक मैं उसको अलाउ करूंगा कि चलो जाओ जाओ जाओ, जैसे ही मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तब मैं उसको प्रिवेंट कर दूंगा। प्रिवेंट करने के लिए मुझे एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को भी बंद करना होगा, तो वैसे फैक्टर में बनाऊंगा ही नहीं कि जो एमआरएनए को लेकर राइबोसोम में ले जाते हैं। तो वो भी एक तरफ का क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया। क्या हो गया, रेगुलेशन। डन। अब फोर्थ लेवल, अगर वो राइबोसोम के ऊपर आ गया तो राइबोसोम के क्या होना है, उसका ट्रांसलेशन। क्या हो गया है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है तब 3 प्रोसेस होते हैं, अगेन इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों के एक एक फैक्टर होंगे। वो भी अगर है तो वो प्रोसेस होगी, अगर मुझे वो प्रोसेस अटका देनी है तो वो फैक्टर मिलाऊंगा ही नहीं, सिंपल। तो वहां पर भी मैं 3 लेवल पर ये काम कर सकता हूं।
राइट, इनिशिएशन लेवल पर, इलोंगेशन लेवल पर एंड टर्मिनेशन. So regulation of translation factors and inhibition of the specific mRNA for the translation. मैं inhibit भी कर सकता हूं. अगर मैं फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करूंगा, प्रोसेस नहीं होगी. फैक्टर प्रोड्यूस होगा, प्रोसेस होगी. सिंपल. एंड लास्ट और फिफ्थ लेवल जो है, ये प्रोटीन जो तैयार होता है अपना, जो प्रोटीन फ्रेशली बना है, राइट, एक बाजू mRNA वो चिचोड़े में से पसार हुआ है, राइबोसोम, और उसमें से जो फ्रेश प्रोटीन बाहर निकला है, शेरड़ी का रस, राइट. लेकिन वो प्रोटीन को मैंने बोला है प्राइमरी प्रोटीन. क्या बोला है? प्राइमरी प्रोटीन. प्राइमरी प्रोटीन यूजुअली हैज अ टेंडेंसी टू बिकम इनएक्टिव. उसको प्रोसेस करके एक्टिव बनाना पड़ता है. प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्गी की है. गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स डज दैट एक्टिविटी फॉर यू. क्या करती है वो? प्राइमरी को आइदर सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी में कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगी ताकि वो प्रोसेस कर सके. मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए तो ट्रांसलेशन हो गया, फिर भी नहीं चाहिए तो मैं मैच्योरेशन को अटका दूंगा. ये रहा प्रोटीन मॉडिफिकेशन लेवल पर मैं वो प्रोसेस को बंद कर सकता हूं. अंडरस्टूड नाउ? तो रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिविटी एंड फंक्शन थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, वहां पर भी मैं अगर प्रोटीन नहीं चाहिए तो उसकी एक्टिविटी वहां पे मैं बंद कर सकता हूं. तो कहां कहां पर बंद कर सकता हूं? लास्ट में यहां तक बंद कर सकता हूं, उसके पहले मैं यहां बंद कर सकता हूं, उसके पहले यहां बंद कर सकता हूं, उसके पहले यहां बंद कर सकता हूं, सबसे पहले इसको ही मैं बंद कर सकता हूं. सभी जगह पर लॉक लगा सकता हूं. तो इतनी जगह पर मैंने अपने लिए लॉक सिस्टम रखी है. जब मुझे चाहिए तब मैं प्रोटीन सिंथेसिस करूंगा, जब मुझे नहीं चाहिए सेल को तब नहीं होगा, है ना. बेनिफिट्स, ये सिस्टम की बेनिफिट्स क्या है? राइट, नंबर 1, एनर्जी बचती है हमारी. से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 1 2 3 4 6, और आप जितनी आपकी पावर है वो सब पावर लेके दौड़ पड़े. 5 मिनट ही दौड़ पड़ोगे, 5 मिनट के बाद थक जाओगे, राइट. बट अगर मैंने बोला 1 2 3 4 6 और आप धीरे से चालू किया दौड़ना, आपकी कैपेसिटी जितनी है उससे 25% स्पीड में, बाद में उसको आपने धीरे धीरे होले होले बढ़ाया, इंक्रीज करी, तो आप आधे घंटे दौड़ सकते हो. हाफ एन आवर, वो 5 मिनट था, ये हाफ एन आवर. लुक द डिफरेंस. वाई? उसमें आपने पार्ट ए में क्या किया था? जितनी एनर्जी है सब एक साथ बड़िंग करके डाल दी. इसमें आपने क्या किया? धीरे धीरे एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया. सो आपको ये कंट्रोल किया ना, आपने कंट्रोल किया. आपने 100% एफिशिएंसी दौड़ना चालू नहीं किया, 25% एफिशिएंसी ही डाली. पहले कंजर्व किया, अपने आप को रेगुलेट किया आपकी सिचुएशन के हिसाब से. तो बचा क्या? आपकी एनर्जी. और उसी एनर्जी से आप 5 मिनट की जगह पर 30 मिनट तक दौड़ सके. सो सबसे पहला फायदा क्या होगा? एनर्जी कन्वर्जेशन का. तो हमारे सेल को प्रोटीन बनाना आता है, लेकिन वो बनाता ही जाएगा, बनाता ही जाएगा, तो एनर्जी खर्च होती जाएगी, खर्च. लेकिन अगर जरूरत है तब बनाएगा, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएगा, तो वो एनर्जी को बचा पाता है. क्लियर हो गई बात? ऑल राइट. पॉइंट नंबर 2, उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है सेल डिफरेंशिएशन. मैंने आगे भी बोला था कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट में सेम टू सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है. जितने जीन आंख के पास है उतने जीन स्टमक के पास है, लेकिन आंख देखने का ही काम करती है. HCl प्रोडक्शन का जीन उसके पास कैसा है? इनएक्टिव. इनएक्टिव का मतलब रेगुलेटेड, लॉक लगा हुआ है. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस.
है ना, लॉक लगा दिया है, मुझे नहीं करना है एक्सप्रेशन भाई, मुझे वो नहीं चाहिए। विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोटीन स्टमक में इनएक्टिव है, उसने उसको लॉक लगा दिया है। तो हमारा बॉडी कितने डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना है, सभी में कोई जीन्स एक्टिव है, कोई जीन इनएक्टिव है। एक्टिव जीन को हमने नाम दिया था यूक्रोमेटिन, इनएक्टिव को दिया था हिट्रोक्रोमेटिन। तब मैंने समझाया था कि हर एक का हिट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन अलग अलग टाइप का होगा। यही तो है सेल डिफरेंशिएशन, राइट। तो रेगुलेशन जीन्स का करते हैं, बदले में हमको जो मिलता है वो ये है। इसलिए तो हमारे पास वेराइटीज ऑफ सेल है, भले ही उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट सेम है, बट आपको जो आउटपुट मिलेगा वो अलग मिलेगा। परफेक्टली समझ में आ गई ये बात। वही एग्जांपल यहां पर है, मसल सेल अलग काम करेंगे। क्यों? कि उसके उसके कुछ जीन रेगुलेटेड है, कुछ जीन फ्री है। फ्री है वो एक्टिविटी करेंगे, रेगुलेटेड वो एक्टिविटी नहीं करेंगे। स्किन के सेल अलग एक्टिविटी करेंगे, ब्लड का सेल अलग एक्टिविटी करेगा, राइट। एंड ये फायदा हमें मिलता है उसके लिए। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन कर सकते हैं। देखिए स्किन का एग्जांपल ही लेता हूं मैं, राइट। हमारे पास मेलेनिन क्रिएशन की कैपेसिटी है। कब होगा मेलेनिन क्रिएशन? जब सनलाइट में एक्सपोज होंगे तभी ना। ये रहा, देखिए कलर अलग हो जाता है, जहां पर स्लीव है वहां पर कलर अलग है, जहां पर स्लीव नहीं है वहां पर कलर अलग है। सेम बॉडी है ना, सेम स्किन है ना, सेम एडेप्टेशन होना चाहिए। ये एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड स्किन है, ये एनवायरमेंट में एक्सपोज स्किन नहीं है। तो ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, सिंपल। ब्लैक क्यों है? मेलेनिन हुआ ड्यू टू एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। यहां पर रेगुलेटेड है, यहां पर फ्री है, तो ये मेलेनिन बना रहा है। यहां पर रेगुलेटेड, मेलेनिन नहीं बन रहा है, सिंपल। तो ये हम कर सकते हैं थ्रू जीन रेगुलेशन। परफेक्टली समझ में आ गया मैटर, यस और नो, है ना। सो दिस इज हाउ जीन रेगुलेशन इज गेटिंग गेटिंग इनटू द एग्जिस्टेंस with response to three benefit: energy conservation, cell differentiation and environmental adaptation. And that's how we are getting benefited by genes, gene regulations. Fine. So development की बात अगर करें हम सिंगल सेल से लेके अब तक, से फॉर एग्जाम्पल मेरा या आपका बॉडी, तो उसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर को, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज होना पड़ा। तो इसमें ये तीनों आ गए, उसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है ना, और इसमें ये भी होता है, जो मैंने आपको समझाया। तो यहां पर इसका हीरो ये है। ये जब हो रहा है ना, जीन रेगुलेशन इज द हीरोइक एक्टिविटीज which are responsible for this expression of various gene at various stage, at various age or at various time during your entire growth. आपकी ग्रोथ में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होना पड़ता है। अब जन्म जब हुआ आपका, मूछ नहीं उग रही थी ना बॉयज, अभी उग रही है, तो वो पार्ट अब एक्टिव है। तो उस उम्र में नहीं चाहिए था, इस उम्र में चाहिए, सिंपल। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। सो दैट्स हाउ जीन एक्सप्रेशन हैज टू control your entire process of development. So यहां से आगे बढ़े, कल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, यहां से हम कल आगे बढ़ेंगे, है ना। फाइन, किसी को कोई डाउट है? यस बेटा बोलो। सर एनडी में क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें ऐसा था कि जो ये डीआरएनए होता है उसमें जो अमीनो एसिड होता है वहां पे अगर छूटा है तो उसका आंसर 3 प्राइम होगा, तो सही है।
मे बी देख लूंगा मैं, मुझे देखना पड़ेगा वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि एलटी मैडम ने निकाली होंगी तो मेरा ध्यान नहीं है उसमें, देख लूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। हो सकता है कि ये जो डायग्राम होती है वो उल्टी फुल्टी भी हो सकती है, मे बी, मैं देख लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। ओके फाइन, चलिए